इन 12 लाख वोटरों को एड्रेस नहीं कर रही है बीजेपी ओपनली। दिस इज द प्रॉब्लम। अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो ओपन करना चाहिए सपोर्ट। तो आप वोट उनको डालिए जो आपसे कहें कि हम आपके लिए एक स्ट्रांग नेशन देंगे। क्योंकि अगर किसी भी पार्टी ने एंटी नेशनल बात की तो जो नेशनलिस्ट लोग हैं जम्मू कश्मीर के सारे वो एक साइड हो जाएंगे। जय माता दी। सत्संग के ने एक हमारे सत्संग में हम सब लोग फिर से बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी नॉलेज इकट्ठी की है। और जो मेन हमारा आज सत्संग का विषय है चर्चा का, वो मैनिफेस्टो है अपनी पार्टी का, मैनिफेस्टो है एनसी का, और हम वेट कर रहे हैं बीजेपी और बीडीपी का भी मैनिफेस्टो आ जाए। और जो आज़ाद कैंडिडेट्स भी आएंगे इंडिपेंडेंट, वो भी अपनी बात रखें। जब से इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अनाउंस हुई है तब से हम सब लोग अपनी अपनी जगहों पे, डिनर टेबल पे, लंच टेबल पे, कॉफ़ी शॉप पे, जहाँ पे मैं मिल रहे हैं हम बात कर रहे हैं वोट डालें। उसका रीज़न ये है कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का स्पाइन है। स्पाइन का मतलब होता है जिसके बीच में आपकी बैक स्टेबलाइज्ड है। अगर आपकी स्पाइन वीक है, स्पाइन फ्लेक्सिबल है, तो मैं कोटेशन आता ना, यार देखो ये स्पाइनलेस आदमी है कि ये कभी कोई बात बोलता है, कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। उसका नुकसान ये होता है कि कहीं पे भी कोई डिसीजन हो ही नहीं पाता है जी। तो हम जिसको डेटा चेक कर रहे थे राजा भैया जी, उसमें आशीष रवीश के साथ मैं बैठ के हमारे सत्संग के पहले थोड़े से डाटा बनाता हूँ। मैं रफ डाटे की बात करूँगा क्योंकि आम लोगों को ना फिगर्स देख के यूपीएससी एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना नहीं है, पर मोटी मोटी चीज़ें समझनी है कि जम्मू कश्मीर के 2.25 करोड़ लोग जो हम गेस करते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ है, जिसमें से अगर हम वो मानते 1.25 करोड़ तो वो भी सही फिगर नहीं है। टेंटेटिवली 1.5 से 2.25 करोड़ की आबादी जम्मू कश्मीर की होगी इस टाइम पे, जिसमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बता दिया है हमें ऑलरेडी कि 88 लाख समथिंग, 88 लाख कुछ हज़ार हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और जो रिसेंट इलेक्शन हुआ जिसके लिए एलजी साहब ने भी बड़ा बूस्ट किया और पूरी सरकार बूस्ट करी, और सच भी है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टर्नआउट हुआ हिस्ट्री में तो नहीं कह सकते, मतलब रिसेंट ईयर्स में, पिछले कुछ डिकेड्स में 52% के करीब जो लोग घर से बाहर निकले उन्होंने वोट कास्ट किया। जम्मू कश्मीर जिसको हम बोलते थे कि जहाँ पे कभी ऐसा दौर भी था कि जब 1200 वोट लेके एक बंदा मंत्री भी बन जाता था। बिल्कुल। क्योंकि लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करते थे। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इतना पॉइजन कर दिया गया था, उनको इतना जिसको बोलते हैं ना ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि उनको लग रहा था कि हम इसका हिस्सा ही नहीं है। वो दौर चला गया और अब हमारे एक नए दौर में, नए जम्मू कश्मीर में हम बैठे हैं। ये सब के एफर्ट्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के एफर्ट्स हैं, आर्मी के एफर्ट्स हैं, सेंटर की सरकार के एफर्ट्स हैं, यहाँ के वो लीडर्स, वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके वर्कर्स ने अपनी जानें दी, वो जर्नलिस्ट जो शहादत हुए। लेकिन जो प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था जम्मू कश्मीर के थ्रू भारत को स्टेबलाइज नहीं रहने देने का, वो दिन ब दिन कई शतकों से वो हो रहा है, लेकिन वो फेल ही हुआ अल्टीमेटली। पंजाब में कोशिश की गई, अभी भी उसकी बातें सुनते हैं, बट बाय एंड लार्ज भारत जो है वो अपनी साउल की वजह से, इंडियन नेशन की साउल की वजह से, भारतीयों की साउल की वजह से हमेशा उसको सप्रेस कर पाता है। और अल्टीमेटली भारत एक बेटर इकोनॉमी बन के, बेटर स्टेट बन के, बेटर गवर्नेंस बन के बाहर आता है। इस बार भी ऐसा ही होगा। सत्संग में हम देख रहे थे आशीष रवीश और राजा भैया, आप देखो 88 लाख लोगों के पास इलेक्शन का राइट था वोट का, 51,51,000 लकी नंबर लोगों ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ से नुमाइंदे भेजे पार्लियामेंट में। अब अगर हम इसी के अकॉर्डिंगली आ जाएं कि इस बार जब असेंबली इलेक्शन होनी है, समय कह रहे हैं कम मिला, मैं कहूँगा किसी भी पार्टी को कम समय नहीं मिला है। जब से 2019 के इलेक्शन आए थे लोकसभा के हमारे, उसके बाद से तैयारी शुरू हो चुकी थी। जो लोग ग्राउंड पे थे, जो खुद को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, उनकी तो तैयारी है। ये वैसे ही है ना, जैसे 12th एग्जाम होते हैं तो बच्चा कहता कि मेरे को टाइम नहीं मिला, 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते। तो मैं ये समझता हूँ कि वोटर बहुत सियाना है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सफ़र किया है, मोस्टली सफ़र इसलिए किया है बिकॉज हमें सफ़र कराया गया। हम ओपन हाउस में, हर घर में ये बात होनी चाहिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान सिंपैथाइज़र है हमारा बिकॉज वो एक इस्लामिक स्टेट है या वो एक डिक्लेयर्ड इस्लामिक कंट्री है, तो मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़रा देखें कि पाकिस्तान ने कहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पॉजिटिव काम किया। क्या हो जाता पाकिस्तान का
या उस गवर्नमेंट का कि 1947 के बाद इन्वेटर नहीं बेचते, वेट कर लेते, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, देखते कि क्या डिसीजन होता है, मेजॉरिटी क्या डिसीजन लेती है, वो एंग्जाइटी क्या थी उनके अंदर, और फिर मारा किनको उन्होंने, किनको उनको जुल्म किए, एट्रोसिटीज किन पे की, पाकिस्तान ने की ना, भूल कैसे गए, आज वो पाकिस्तान सिंपैथाइजर कैसे हो गया, और फिर जो उसने प्रॉक्सी वार छेड़ी कंटिन्यूसली, उसमें किन लोगों को लॉस दिया, किन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई। और आज फिर से अगर कोई बात करे कि पाकिस्तान विल हेल्प अस टू मेंटेन पीस ओवर हियर, सेंटिमेंट नहीं है और नहीं है सर। प्रूवन ट्रैक है। तो हमारे वोटर्स को, हम भी वोटर हैं भाई साहब, हमने भी वोट करना है, हमारे वोटर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने किसके लिए वोट करना है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, और अपने देश और अपने साउथ एशिया के लिए। अभी मैं इस फंक्शन में, इस सत्संग में आ रहा था, तो हम सुन रहे थे ना कि जो बाइडन ने अपना वो बदल दिया है न्यूक्लियर पॉलिसी टुवर्ड्स कीपिंग इन व्यू रशिया, चाइना एंड साउथ कोरिया इन माइंड, कि जो उनका एक न्यूक्लियर यूजेज ऑफ वेपन को लेके कोई उनकी स्ट्रेटजी थी जो पहले, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, कोई वो लीक हुआ है डॉक्यूमेंट। अब ये लीकिंग वाली डॉक्यूमेंट ये एक्साइटमेंट के लिए किए गए हैं, ये सच है पता नहीं है, बट हमारी जनता को, 2.25 करोड़ लोगों को सोचना पड़ेगा। पिछले सत्संग में भी ये कह रहा था कि हम इंटरनेशनली बहुत वनरेबल लोग हैं, हम पे पूरी दुनिया की नज़र है, 3 न्यूक्लियर पावर्स हमारे साथ खड़ी हैं, भारत, चाइना और इस तरफ हमारे पाकिस्तान, और इसके बीच में कुछ लोग अगर कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये एक सैंडविच हो जाएंगे 2 पावर्स के बीच में, ऐसा नहीं है। भारत की सरकार और भारत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम सभी 2.25 करोड़ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा सक्षम है, मिलिट्री बड़ी सक्षम है, लेकिन लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब इलेक्शन का टाइम आए हम किस मुद्दे पे वोट डालें और किसको सरकार में लाएं। तो जो ये कह रहे हैं कि टाइम कम मिला होगा, कम ज़्यादा, इसका मतलब उनके पास जो फेसेस हैं वो पब्लिक में थे ही नहीं थे। वो पब्लिक में थे ही नहीं। एमएलए बनने के लिए या एमएलसी बनने के लिए या एमपी बनने के लिए आपको, या कॉर्पोरेटर बनने के लिए, पंचायत में जाने के लिए आपको तैयारी थोड़ी करनी होती है, आप ऑलरेडी फील्ड में होते हैं, लोगों से उनका आपकी बात हो रही होती है, किसी के घर में कोई पैदा हो रहा है, कोई सुख है, कोई दुख है, आप उसका पार्ट है, तभी तो आप उसके लिए जाएंगे कि मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और अगर आपने अब तैयारी करनी है और फिर आपने उसमें कोशिश करनी है, कोई मैनेजमेंट लगानी है, इसका मतलब आप फिर सिंसियरली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये बात यहाँ पे क्लोज होती है। और आज पब्लिक से क्या हम सत्संग में अपील करेंगे, सबसे पहले राजा भैया आप क्या चाहते हैं कि क्या करे पब्लिक, जो हम डिस्कस कर रहे थे, आप मुझे बता रहे थे सत्संग के पहले कि मैं ये सोचता हूँ कि ज़्यादा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, सारे घरों से निकलें, इलेक्शन में जाएं। अब जैसे आप सांबा को बिलोंग करते हो जी, और आप लोग देखिए, हम सत्संग में सभी पार्टियों के हैं, सबसे पहले क्लियर, आप सिंपैथाइजर हैं किसी एक पार्टी के, आशीष किसी एक का, आप एक, मैं सब जगह न्यूट्रल हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि डेमोक्रेसी मेरे को ना हैप्पीनेस देती है। मेरे लिए आज अगर बीजेपी अच्छा बात करेगी तो मैं बीजेपी को बोलूँगा भाई आप ठीक बात कर रहे हो, एनसी अच्छा करेगी, एनसी अच्छा, आप एनसी को पसंद करते थे, आप बड़ी देर एनसी में चले, आज भी अब एनसी के साथ चाहते हैं, हमारे जो एनसी के अपने भाई साहब थे वो भी हैं। तो एनसी कोई बाहर की पार्टी थोड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेबल गवर्नमेंट देने की कोशिश की, बड़े बड़े लीडर आए, उमर अब्दुल्ला साहब ने 6 साल गवर्नमेंट दी, फारूक साहब ने गवर्नमेंट दी, एक विजन है, एक क्लैरिटी है। और आज कई लोग हैं, हांडू साहब एनसी में ही थे ना, जो तेरे बुजुर्ग थे किसी ज़माने में, जो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री रहे, रेवेन्यू उनके पास था, एनसी ने उनको बनाया था। जी, एमएलए थे वो, इलेक्टेड एमएलए हुआ ठीक थे ना, और ही वाज मेड अ मंत्री। इसी तरह हम अगर बात करें पीडीपी, तो पीडीपी ने भी बेहतरीन अच्छी अपनी तरफ से गवर्नमेंट दी, अच्छा विजन लेकर चले। तो इसलिए लीडर सभी पार्टीज में। कांग्रेस की अगर बात करें तो कासिम साहब की बात कैसे भूल सकते हैं हम लोग, कि कासिम साहब ने उनका मैक्सिमम मेजॉरिटी थी, बट सेंटर को लगा कि शेख साहब के साथ अकॉर्ड करना है और कश्मीर में पीस लाना है, तो उन्हें अपने, मतलब आप ये सोचें कि आज गवर्नमेंट फुल पावर में हो और एक चीफ मिनिस्टर को बोलना है कि भैया आप छोड़ दीजिए और हम शेख अब्दुल्ला साहब को बनाएंगे उसका स्टेट का चीफ मिनिस्टर, और फिर हम जो है जम्मू कश्मीर को पीस के रास्ते पे ले जाएंगे। लेकिन फिर वही गलती होती हैं, हिस्ट्री में जाने के बाद हम ये भूल जाते हैं और हिस्ट्री में वो बातें लाते हैं जो चीज़ें किसी स्पेसिफिक आदमी को बेनिफिट देती हैं। तो सबसे पहले वोटर्स को चाहिए सारी चीज़ें छोड़ दें। बहुत बड़ी चेंज आ चुकी है 1947 के बाद। वी शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी गॉड, वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह ताला, गुरु महाराज। जिस शक्ल में हम ईश्वर को याद करते हैं, बुद्धिस्ट की शक्ल में याद रखते हैं, क्राइस्ट की शक्ल में याद रखते हैं, कि आपने बड़ा शुक्र किया
कि हमारे पास पॉलिटिकल मसले ख़त्म हो गए, जिन मसलों की वजह से हम लोग पीस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में जा नहीं पा रहे थे। तो मेरी शिकायत सिर्फ उन लोगों से ये है, आप अपने वोटर्स को गाइड भी करो, उनको रियलिटी भी बताओ। और जैसे आप सांबा की हम बात कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है सांबा में जो इलेक्शन में उतरेंगे लोग, उनको क्या देखना चाहिए? सांबा के लोग क्या सोच रहे होंगे? वो जो इलेक्शन में उतरेंगे अपने एरिया की डेवलपमेंट करेंगे। आपको क्या लगता है सांबा के क्या क्या इश्यूज हैं जो उनको पता होने चाहिए? जो लीडर हैं उनको जो लोकल इश्यूज हैं उस पर उन्होंने करना चाहिए। आप बीइंग जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपको क्या लगता है वहाँ किस चीज़ का इशू है? सबसे बर्निंग इशू क्या है सांबा में? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ज़मीनें बिक रही हैं, क्या तकलीफ लोग फील कर रहे हैं वहाँ पे कि जो एमएलए होता तो शायद उसको बोलते तो ठीक हो जाता? जो उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेवेन्यू की, बाकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेवेन्यू में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ग्राउंड में? वहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि रजिस्ट्रीज नहीं हो रही हैं, लैंड्स के वो जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। अगर लोकल एमएलए होता तो वो जो लोगों को प्रॉब्लम्स है वो जाके उनसे बात करते और सॉर्ट आउट हो जाते हैं मसले। तो जो ज़मीनों के आपस में, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट में ज़मीनें खरीदना है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट बड़ा पॉपुलर हो रहा है, उसमें भी आप समझते हैं कि ये एक मुद्दा होना चाहिए इलेक्शन के बीच में, उस एमएलए का जो अपने लोगों को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पार्टी का जो सोच रही है कि सांबा की सीट हमें जीत मिले, तो उनके पास ये मुद्दा होना चाहिए कि ज़मीनों का लेन देन जो है वो स्मूथ हो, फेयर हो, लॉफुली हो, और जो एक्चुअल ओनर्स हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, और जो वहाँ पे गलत तरीके के लोग, क्रिमिनल माइंड के लोग काम करें, वो थोड़े चेक में हो जाए। ये सरप्राइजिंग है बड़ा सुनना। मतलब सांबा एक ऐसा एरिया, विजयपुर की बात करें, मेडिकल हब बनने की आगे मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर है उसका, सांबा इंडस्ट्रियलाइजेशन, और वहाँ पे अगर जमीनों को लेके या रजिस्ट्रीज को लेके रेवेन्यू में अगर इतने मसले चल रहे हैं, ये एक बड़ा ही सीरियस कंसर्न है जिसको मेरे को लग रहा है कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन और नेक्स्ट जो आने वाली डिस्पेंसेशन होगी। सांबा से में डिस्ट्रिक्ट सांबा से में कितनी सीटें हैं हमारे पास एमएलए? 3। एक विजयपुर, विजयपुर, सांबा, रामगढ़। 3। तो ये तीनों एमएलए जो जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उनको इस चीज़ को जरूर देखना चाहिए कि जो ज़मीनों की मैनेजमेंट है, चाहे प्राइवेट लैंड है, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे वो कस्टोडियल लैंड है, उसकी मैनेजमेंट ऐसी हो जिस मैनेजमेंट से उसके लोकल लोगों को प्रॉफिट हो, और जो वोटर है वो महसूस करे कि मैंने ठीक किया इस इंसान को वोट डाल के, इस पार्टी को वोट डाल के, क्योंकि इसने हमारे एक बर्निंग इशू को हैंडल किया, वो था लैंड की मैनेजमेंट, लैंड के राइट्स और लैंड के ऊपर प्रोटेक्शन कैसे हो ताकि इंक्रोचर्स को मुश्किल आए। और दूसरा सर ऐसा भी होना चाहिए क्या वहाँ पे, जैसे जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल हब बनने की आगे मेरे को लग रहा है फ्यूचर है उसका, या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको मतलब इस पे भी फोकस करना चाहिए कि ये जो सब हो ये बड़ा प्लान तरीके से होना चाहिए, और बड़ा इस तरीके से कि लोकल पॉपुलेशन जो है वहाँ की उसको भी बेनिफिट कहीं ना कहीं उनको मिले, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो। अच्छा, 2 मुद्दे आपने बोले कि वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, एम्स है, तो जो ये 3 हमारे लोग नुमाइंदे बने, उनके मैनिफेस्टो में या उनके एजेंडा में ये होना चाहिए कि हम अपने जो वहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हम इन्फ्लुएंस कर सकें उन कंपनियों को कि अगर वो टैलेंटेड है तो उनको जॉब दी जाए, उनको मौका दिया जाए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको सरप्राइज का काम दिया जाए, और अगर पॉसिबल हो तो CSR के अंडर कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए जाए जो उनको लेके चले। अनस्किल्ड को स्किल्ड किया जाए, वहाँ पे कहते हैं लोकल को वो थोड़ा सा करो, अनस्किल्ड को स्किल्ड किया जाए। अच्छा, आपने पॉइंट बताया, इसके बारे में हमने चर्चा कर दी है। अब जो लोग सत्संग को देखें वो इस थॉट से समझें कि सांबा में ये रिक्वायरमेंट है। अब हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कभी कभी बात करेंगे, सत्संग में हम कंटिन्यू करेंगे। जो डाटा हमने लिया था रवीश, उसके बीच में हमारा है कि अगर हम बोले कि MP सीट्स को एनालाइज करें तो 51,51,193 के करीब हमारे पास टोटल इलेक्शन में वोट पड़ा, जिसमें से बीजेपी को अगर हम कहें एक एज मिलता दिखता है, क्योंकि बीजेपी ने कंटेस्ट किया सिर्फ 2 सीटों पे, और दोनों जम्मू और कठुआ में, और बीजेपी ने कलेक्टिवली एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टी विदाउट एनी सपोर्ट, क्योंकि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में कोई सपोर्ट नहीं थी, 12,58,000 के करीब उन्होंने वोट लिया है, जो कि 25% के, जो कि 25% है। लेकिन इसमें लड़ा नहीं है काफी, इसमें लेकिन जो वोटर को बताने वाली बात यह है कि जम्मू और कठुआ में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, और उन्होंने श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग सीट पे कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था असेंबली इलेक्शन में। अब हम चलेंगे दूसरी तरफ, बारामूला, अनंतनाग और जो हमारी कश्मीर की 3 MP सीट्स हैं। जम्मू वाले इस पे जम्मू कठुआ जो 2 सीटें हैं, इस पे एक पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 12,58,000 तो वोट पड़े हैं 2024 में, ये पिछले
जो इलेक्शंस हुई थी 2019 की, उससे तकरीबन को 2.5-3 लाख वोट कम है अभी भी। तो बीजेपी के पास एक एज है उन वोटर्स को वापस अपने में लाने की, जो वोटर कहीं ना कहीं नाराज था बीजेपी बिल्कुल, से। अगर उसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो फर्क पड़ जाता है 10% का लॉस हुआ है बीजेपी को 19 के मुकाबले। एग्जैक्टली, उसको और regain इस मामले में 24 लेकिन हम देखेंगे क्या वोटिंग ओवरऑल तो बढ़ी है ना। जैसे 51 लाख टोटल 51 लाख वोट 51,51,000 51 लाख वोट पड़ा है, लेकिन जो पिछली इलेक्शन थी उसमें 51 लाख वोट नहीं पड़ा था ना ओवर कलेक्टिव। उसका डिफरेंस आ गया कश्मीर डिवीजन के वोट्स का। जैसे श्रीनगर में तकरीबन 30% वोट पड़े हैं, 35% से ज़्यादा। वो 20% ज़्यादा थे जब हम डेटा कर रहे थे लास्ट टाइम की इलेक्शन से। तो कश्मीर के जितने भी डिवीजन, मतलब पिछली बार टोटल वोट जो पड़ा, इस बार वोट ज्यादा पड़ा, ज़्यादा पड़ा। लेकिन जम्मू कठुआ में कम कास्ट हुआ, नहीं, जम्मू कठुआ तो हमें में भी शिफ्ट हुआ। शिफ्ट बड़ा, लेकिन जम्मू कठुआ का शिफ्ट होकर किधर गया? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ गया। तो हमें ये समझना है, मैं थोड़ा फिगर उसका एक रीजन ये भी था, स्पेसिफिक रीजन, कि यहाँ पर कांग्रेस अकेली लड़ रही थी, एनसी और पीडीपी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जम्मू कठुआ में। जम्मू कठुआ नहीं, आप ऐसे नहीं बोले। देखें, हम इसको और फाइनली बात करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। 88 लाख वोटर्स हैं Total जिन्होंने 90 सीटें हमें देनी है। बिल्कुल 88 लाख वोटर्स में से टेस्ट हो चुका है कि 51 लाख वोटर, 51.5 लाख वोटर जो है वो Recently, निकला उन्होंने और recently उसने वोट दिया है। अपने लिए कैंडिडेट चुना। उन्होंने 51 लाख वोट किसको दिए वो भी हम बताएंगे। बीजेपी ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे कंटेस्ट किया और बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दी। उन दोनों में उसने 12.5 लाख वोट से ऊपर लिया। हम बोलेंगे लगभग 12,60,000 वोट ही लिया टेंटेटिव। टेंटेटिव। और दूसरी तरफ एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने कहीं पे कांग्रेस पीडीपी एनसी के साथ गई, कहीं पे उन्होंने अलायंस किया, कहीं नहीं किया। लेकिन हम मोटे तौर पे कहेंगे एनसी और कांग्रेस ने अपना डिवीजन कर लिया। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा जम्मू कठुआ में और एनसी ने उतारा श्रीनगर की 3 सीटों पे। लेकिन एनसी वहाँ पे वोट परसेंटेज तो ले पाई, लेकिन कन्वर्ट उस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाई। स्ट्राइक रेट बीजेपी का 2 के 2 का 2 पे आई। एक मिनट, अब इसको समझेंगे ना, स्ट्राइक रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी ने 2 पे कंटेस्ट किया, दोनों सीटें लाई। उसका मैं रीजन भी एक बताऊंगा। मिनट, मुझे ये बताओ कि अगर एनसी कांग्रेस ने अलायंस किया, ठीक, और 11,47,000 वोट लिया 2 सीटों पे, 3 सीटों पे किया ना कंटेस्ट, 3 पे एनसी के खाते में गया 11,47,000 वोट, बड़ा अच्छा वोट गया। लेकिन एनसी कितनी सीटें कन्वर्ट कर पाई इसमें से? 2। एक लूज की। जो एक उन्होंने लूज की वो इंजीनियर रशीद जी को मिली। देखिए, डेमोक्रेटिकली कोई भी इलेक्ट हो क्या है, हम उसके साथ हैं, सारी डेमोक्रेसी उसके साथ है। वो लोगों की वॉइस कर रहे हैं, लोग उनके साथ हैं। जब लोग उनके साथ हैं, लोग सर्वोपरि हैं। जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप होती है डेमोक्रेसी में। जनता ने पसंद किया, लेकिन एक सीट ने पसंद किया। तो 5 में से 1 कितनी परसेंट रेशो हुई? तकरीबन 20%। तकरीबन 5 में से 1 हो गई लगभग 20%। तो इसका मतलब उनके पास सेपरेटिस्ट माइंडसेट का मेजॉरिटी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस माइंडसेट को क्लोज ही करना है। तो उनको भी डेवलपमेंट पे तरफ जाना है, क्योंकि इस चीज़ ने सिवाय लॉस के कुछ नहीं देना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एनसी, जो कि कोऑर्डिनेशन के साथ चलने वाली पार्टी है। उसने नेशनल अलायंस भी की है। 99 में उसने बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन अलायंस किया। सेंटर में उमर अब्दुल्ला साहब हमारे मंत्री भी रहे, फरूक साहब भी हमारे मंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर तो वो रही हैं, और इलेक्शन में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको भी हम ये मान कर चलेंगे, और है ही है कि करेक्टर क्लियर है, दे आर नेशनलिस्ट पीपल एंड दे आर सिंसियर टू देयर वोटर्स ऑल्सो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने भी इन 2 सीटों पे अगर कंटेस्ट किया है तो बीजेपी के पैरेलल 9,87,000 कुछ वोट लिया है। 9,98,000, लगभग 10 लाख वोट कांग्रेस ने भी लिया है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है एनसी और पीडीपी का सपोर्ट। वोट बिल्कुल सपोर्ट एंड वोट ही बिल्कुल बेसिक जो उसका वोटर है वो इसका मतलब उसको दे रहा है। इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि कांग्रेस भी फाइट में आगे है और जनता का प्यार कांग्रेस को भी मिल रहा है। बिल्कुल ठीक, अब ये देखना है कि अपनी पार्टी जो कि एक प्रैग्मेटिज्म का नाम लेके बढ़ी, कश्मीर में यही एक पार्टी ऐसी दिख रही है जो आज स्टैंड अलोन है। मैनिफेस्टो की अगर हम बात कर रहे थे आज, तो जब उनका मैनिफेस्टो आया, मैं पर्सनली, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, मैं किसी पार्टी को ऐसे बिलोंग नहीं करता हूँ, बट एज अ सिंसियर पर्सन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अपने लोगों के लिए मैं आपको ही बोलूँगा कि उनके मैनिफेस्टो में एक ट्रुथ दिख रहा था।
अपने वोटर्स के प्रति कि बेशक आप हमें वोट डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, बट हम आपको कोई, जिसको हम बोलते हैं ना, वी आर नॉट कमिटिंग यू हेवन इज ऑन अर्थ। एग्जैक्टली, मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखाएंगे। और सपने है भी गलत है ना। आप बिल्कुल गलत किसी बच्चे को बोलोगे नहीं जी चंदा मामा है, तो वो गलत है ना। चंदा मामा नहीं है, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वो अपना काम करता है। आप उसको चमत्कार वाली बात मत करो। और अगर आपके वोटर्स एक्साइटमेंट में हैं, अगर आपके वोटर थोड़े से अभी अवेयरनेस में, उनको अवेयरनेस दो। और अगर वो अवेयर नहीं हो रहे हैं और अगर आप वो गलत चीज़ चुन के ला रहे हैं, कल आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, तो वो सिस्टम के खिलाफ बात Disheartened करेंगे, हो दुखी जाएंगे। होंगे। और वो दुखी इंसान जो है वो Exactly. अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम में फील करता है अपने आप को। तो अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया, हम देख रहे थे, उसमें मोस्टली उनका जो थ्रस्ट है वो एक तो ट्रुथ पे दिखा मुझे, और सिंसियरिटी टुवर्ड्स दी वोटर्स। और इसीलिए उन्होंने भी अच्छा वोट लिया है। 3 सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं और लगभग उन्होंने मेरे ख्याल में 2.25 लाख वोट लिए। 2,80,000 2,08,000 2,08,000 वोट लिया है। 2,08,000 वोट लेना एक फ्रेश पार्टी के लिए भी छोटी अचीवमेंट नहीं है। जहाँ पे हमारे पास और भी बड़ी फिगर सामने आई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कश्मीर की जनता ने, कॉन्फ्रेंस भी एक पार्टी थी जिसको 1,75,000 वोट मिला। पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, उसको भी मिला। तो इसका मतलब लोगों का फेथ जो है वो बन रहा है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जम्मू के अंदर तो क्लैरिटी थी ना, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि जम्मू डिवीज़न में जो हमारी रजौरी वाली सीटें हैं उसमें थोड़ा डाइसी लग रहा है मुझे चीज़ें, कि अगर हम जम्मू के सेंटीमेंट की बात, जम्मू डिवीज़न मतलब आपने रजौरी की कुछ सीटों को जम्मू डिवीज़न में रखा है और कुछ सीटें कश्मीर डिवीज़न में है। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, जम्मू की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी की। अगर 18 हमारी असेंबली सीटें निकल रही हैं, 18 में से 6-7 सीटें तो हमारी कश्मीर के साथ चली जाएंगी। अब असेंबली इलेक्शन भी देर 7 सीटें, तो जम्मू की 43 सीटें जो आ रही हैं उसमें से हम ये देख रहे हैं कि उसका डिवीजन ऑफ वोट इस तरीके से हुआ है कि ये जो 6-7 सीटें रजौरी की हैं, ये डिसाइसिव सीटें हो जाएंगी मेजॉरिटी लाने के लिए। मतलब ये अनंतनाग तभी शायद से तो नहीं कहेंगे, मतलब इधर आमतौर पे बोल नहीं, सेंटीमेंट क्लियर हो रहा है ना। ये डाटा अगर ये 6 महीने पहले का डाटा है, 5 महीने का, ये डाटा थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब ये है कि जो 33 जो हमारे लगभग 32 लाख वोट नहीं निकला है बाहर। सबसे पहले तो सत्संग में हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने गांव में, गली में, मोहल्ले में बात करें। इस बार जब इलेक्शन हो हम निकलें बाहर, और जब इलेक्शन हो उसके पहले हम चर्चा करें कि किसके मैनिफेस्टो में क्या चीज़ें लिखी हैं। अवेयर होके जाएं। ये सिलेंडर दे देने, ये फ्री दे देने, यार वी आर नॉट बैगर्स। जम्मू कश्मीर के लोग कोई बैगर्स नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं फ्रीबीज वाला कल्चर। फ्री भी दीजिए, देना भी चाहिए, मेडिकल एड फ्री दीजिए। ये फ्री नहीं है, ये अल्टीमेटली आप ही पे करते हैं। लेकिन जो ये लुभावनी बात करनी, एग्जैक्टली, ये बड़ा बुरा लगेगा उन लोगों को सुन के जो कहेगा नहीं यार तेरे पास रिसोर्सेज होंगे। मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी, मैं वही शेयर करूँगा। सच है नहीं है, मोटिवेशन की स्टोरी है। राजा भैया एक प्लेटफॉर्म पे, इट इज़ अ फॉरेन की स्टोरी के नाम से बाहर की है। एक प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा अच्छा इंसान बैठा है और वो बैगिंग कर रहा है, हाथ पांव ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो वहाँ से एक इंसान गुजरता है, तो उधर पेंसिलें उसने कुछ रखी होती हैं अपने लिखने के लिए। जो बैगर होता है ना, पढ़ा लिखा होता है, उसने कॉपी पे अपनी पेंसिल रखी होती है। तो भीख मांग रहा होता है, क्या कर रहा होता है, तो वो उसको 1 सेंट देता है और पेंसिल उठा लेता है। कहता है यार ये जो तेरी पेंसिल है ना 1 सेंट में सस्ती है, तो वो ले जाता है। समय बीतता है, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद एक बड़े फंक्शन में वो बैठा होता है, तो वहाँ पे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड देना होता है। तो वहाँ पे जब वो उसको बुलाया जाता है जिसको अवार्ड देना होता है, तो वो आदमी बोलता है स्टेज से कि मैंने अवार्ड चीफ गेस्ट से नहीं लेना है, जो ये ब्लैक कोट में भैया बैठे हैं, साहब बैठे हैं, इनको बुलाओ। तो साहब कहते हैं यार मैं तो सिर्फ एक अटेंडेंट हूँ, लेकिन वो साहब वही होते हैं जिन्होंने वो पेंसिल खरीदी होती है उस बैगर से, जो पेंसिल खरीदी होती है। तो वो जब ऊपर जाते हैं स्टेज पे, वो कहते हैं भाई मैं आपको तो जानता नहीं हूँ, ना आपको सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक सिंपल सा बिजनेस करने वाला इंसान हूँ। कहते हैं सर आपको नहीं पता, आपने मुझे उस दिन मेरी सेल्फ एस्टीम वापस दी थी। मैं तो हार चुका था, थक चुका था, मुझे लग रहा था लाइफ में कोई होप्स नहीं है। मैं तो अपना थोड़ा बोटा लिख के ड्राइंग बना के टाइम पास करता रहा, खाने के लिए रोटी में भी मांगता था। आपने मुझे 1 सेंट दिया और बोला ये पेंसिल सस्ती है। मुझे लगा कि मैं भी वर्थ हूँ, कि मुझे भीख की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ्री बीस की ज़रूरत नहीं है, मैं मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा। तो उसके बाद मैंने उसी डब्बे में पेंसिलें खरीदना शुरू कर दी और बेचना शुरू कर दी।
और प्रॉफिट कमा के आज ये सब लोग मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे हैं। तो क्रेडिट आपको जाता है जिन्होंने मेरी इज्जत मुझे वापस दी थी। तो हमने अपने वोटर्स को, अपने लोगों को इज्जत सम्मान देना है कि वो वॉलेंटियर करेंगे, हम टैक्स ज़्यादा देंगे, वो वॉलेंटियर करें कि हम अपने देश को आगे लेके जाने के लिए मेहनत करेंगे। आप उनको कह रहे हो हम 5 सिलेंडर दे देंगे, 5 हम 10 दे देंगे, हम ये सभी पार्टियां करेंगी, बिकॉज अभी उनकी नज़र है कि लोग हमें वोट डालें। तो हम सत्संग में ही कोशिश करेंगे कि लोग हिंदी में, उर्दू में, जिसमें हमारी बात समझें, आप वोट डालें, आप सिलेंडर के लिए वोट डालें, आप सब्सिडी के लिए वोट डालें, बट आप एक चीज़ का ध्यान दें, क्या आपको कोई ये बोल रहा है कि मैं आपको ये चीज़ दे देता हूँ लेकिन उसके बदले में आप मुझे अपने हाथ दे दो, आप मुझे अपना पाँव दे दो, तो विल यू ट्रेड? आप नहीं दोगे ना, आप बोलोगे। इसी तरह आपका वोट जो है ना, ये हिंदुस्तान, भारत की किसी भी कंट्री की बॉडी है कि उसके ऊपर कैसे लोग आएंगे बैठने के लिए। तो आप वोट उनको डालिए जो आपसे कहें कि हम आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग नेशन देंगे। जैसे एनसी ने कहा कि हम अच्छे हॉस्पिटल देंगे, अच्छी बात है। एनसी ने कहा कि हम आपको बड़ी डेवलपमेंट की चीज़ें एनसी के मैनिफेस्टो में दिख रही हैं। उन्होंने ठीक कहा हम स्कूल देंगे, हम आपको एनवायरनमेंट देंगे, हम आपको चीज़ें देंगे, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि हम आपको एक स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन वो स्पेशल स्टेटस वैसा होगा जैसे पहले था कि आप एक अलग सी क्रीड बन के दुनिया में चलेंगे, वो नहीं होगा। हाँ, जम्मू कश्मीर के लोग भी एनवायरनमेंट सेंसिटिव स्टेट में हैं। थिंकर्स को ये समझना चाहिए कि ये 2.25 करोड़ लोग जो हैं बड़े से एरिया में है। इसमें से कुछ एरियाज़ को, हम डोगरास की बात करते हैं, ऐसे लगता है कि डोगरा बड़ा मेजॉरिटी में है, पर प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो डोगरा कल्चर भी किसी समय के बाद हमें रिजर्व करना पड़ेगा, बिकॉज डोगरा लैंग्वेज, डोगरा खाना, बड़े थोड़े लोग रह गए हैं। और ये जो हमारी एथनिक, जिसको बोलते हैं ना, हमारी एक रीजनल पहचान है, एक डोगरी कल्चर है, ये भी जो है, इसको भी मुझे लगता है रिजर्वेशंस में डालना पड़ेगा, नहीं तो इसकी एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगी। और सेम इज ट्रू विद कश्मीरी पंडित्स ऑल्सो, शैविज्म को मानने वाले। सेम विल बी ट्रू विद कश्मीरी मुस्लिम्स ऑल्सो आफ्टर फ्यू ईयर्स, कि अगर ये पूरी जो कल्चर है जो पूरे वर्ल्ड, इंडिया में नहीं है, ये बड़ी लिमिटेड मिनॉरिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ आवर फूड, ऑन द बेसिस ऑफ आवर कल्चर, वी नीड टू बी प्रिजर्व्ड। बिल्कुल। एंड इंडिया शुड बी रिक्वेस्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन नहीं, हमें पूरे भारत की 150 करोड़ लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि जैसे आपने बाकी कम्युनिटीज़ का ध्यान दिया, हमारी तरफ भी ध्यान दो। हम नहीं तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर आपने हमें नहीं दिया। तो उसके लिए हम 370 क्यों मांगे? हम उनको लॉजिकली बात कर सकते हैं ना कि आप हमें वो चीज़ दो जिसका इस्तेमाल एंटी नेशनल एलिमेंट्स ना करें। आप हमें वो इम्यूनिटी दो जिस इम्यूनिटी की वजह से हम लोग फाइट कर सकें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ना कि हम वो चीज़ें मांगना शुरू हो जाएं जिससे कि कोई बाहर की ताकतें उसका इस्तेमाल करें और हमें ही ख़त्म कर दें, हमारे को ही नुकसान दे दें, हमारा कल्चर इन्वेड हो जाए। जैसे अभी कश्मीर में अफ़गानी कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, कश्मीर में पश्तो कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है। कश्मीर का जो ओरिजिनल कल्चर है वो कहीं आपको गुम होता दिखेगा। आप कश्मीरी जो बोली जा रही है वो थोड़ी डिफरेंट होती जा रही है। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि जो एनसी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया उसमें बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट्स हैं, उन पे ध्यान दें, उसको देख के वोट डालें जो एनसी को डालना चाहता है। जो अपनी पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया इसमें सेपरेटिज्म को उन्होंने जगह नहीं दी है और उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। बड़े वाइबल पॉइंट्स उन्होंने बड़ा रिस्क लिया। एक जगह उन्होंने कहा है कि जो लोग विदाउट FIR रजिस्टर्ड हैं, मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो सब्जेक्ट है ये सेंटर ने अपने हाथ में लिया है। अपनी पार्टी हो, NC हो, कांग्रेस हो या BJP हो, ये अपने लोगों के, जैसे अब MLA साहब आए, उनको पता है कि मेरी गली मोहल्ले में कौन बंदा किस माइंडसेट का है। और अगर एजेंसीज़ के पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है और एजेंसी ने ऑन उसको जस्ट प्रिटेक्स्ट पे रखा हुआ है, तो ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी कि हम किसी के साथ अनलॉफुल बिहेवियर ना करें, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना करें ऑन द बिहेवियर। तो ये गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, तो इसके ऊपर भी अपनी पार्टी ने मुझे लगता है कि ठीक तरीके से अपना बात की है। और अपनी पार्टी को हम लोग अभी अगर मैनिफेस्टो की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि बड़ा रीजनेबल उन्होंने कमिटमेंट किया है जिसको पूरा करना पॉसिबल भी है। और जहाँ तक अब हम एक और चीज़ मैं देख रहा था कि कांग्रेस बड़ी क्लोज कंटेस्ट में है जम्मू कश्मीर इलेक्शन में, बड़े क्लोज कंटेस्ट में है। और जो आम लोगों में बात हो रही है कि NC और कांग्रेस अलाइंस करेंगे, कोई गलत बात नहीं, प्री पोल अलाइंस भी होता है, पोस्ट पोल अलाइंस भी होता है। लेकिन जहाँ तक हम बात करेंगे PDP की, PDP भी फाइट में कहीं ना कहीं सीटों में दिख रही है। 3 सीटों में PDP ने 4.5 लाख वोट लिया है, रीजनेबली इट इज़ प्रेजेंट। तो जम्मू में हम देख रहे हैं खालीपन, कि जम्मू में BJP के सामने खड़े होने के लिए बड़ी पार्टी कोई ऐसी है ही नहीं है।
जो क्लीन स्वीप जम्मू डिवीजन में बीजेपी ने किया हुआ है, तो शायद इससे एरोगेंस आ जाएगी बीजेपी में। जी, मैं थोड़ा सा डेटा पे रोशनी डालना चाहूंगा हाँ। यहाँ पे। जो दो और एक में आज़ाद साहब की पार्टी ने भी मुझे लगता है 80,000 के करीब वोट लिया। 75, हाँ जी, 80,000 के करीब। मैं एक चीज़ पे रोशनी डालना चाहूँगा कि जो 2 पार्लियामेंट सीट्स रही हैं जम्मू डिवीजन की, जम्मू और उधमपुर कठुआ, इसमें 52% वोट सिक्योर किया है बीजेपी ने, जब सारी अपोजिशन एक साथ थी। जी, आप समझिए बात को। और इस बार कुछ भी अलायंस भी हो, अपोजिशन साथ नहीं हुई, क्योंकि पीडीपी से साथ नहीं होगी। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं रहेगी। अभी तो अपोजिशन साथ नहीं है, लेकिन अगर साथ भी रहेगी तो इतनी भी साथ नहीं रहेगी जितनी लेकिन उसमें- एक तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार 60% के आसपास का भी शेयर टारगेट कर सकती है बीजेपी। मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, number of seats भी बढ़ हमें सकती है। हमें सत्संग में ना नॉन पॉलिटिकल रहना है। नहीं, मैं एक मैं डेटा ये देख के चाहता हूँ मैं- बीजेपी की बात ना करें, हम एनसी की बात ना, हम ये बात करें कि बीजेपी के पास जो सामने दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये सारी पार्टीज जो हैं ये कंटेस्ट कर रही हैं विद फॉर 45 सीट्स इन कश्मीर डिवीजन, और इन्होंने जम्मू का लगभग छोड़ दिया हुआ है। अगर असेंबली की बात करें तो सिवाय 47 कांग्रेस के सबने, जैसे बीजेपी को हमने बोला कि आपने श्रीनगर क्यों छोड़ा, तो हम देख रहे हैं एनसी ने भी छोड़ा जम्मू, लग तो ऐसा ही रहा। एनसी ने भी जम्मू छोड़ दिया, पीडीपी ने भी जम्मू छोड़ दिया। एटलीस्ट 2 सीटें ये जो ये मतलब हमारी- जम्मू में कंटेस्ट, इसका मतलब कांग्रेस एंड इसके बीच में होगा, बीजेपी के बीच और में, कांग्रेस में होगा। सर तकरीबन हर एक सीट जो पे मुझे समझ में आ 1 रही है। लाख वोट इलेक्टोरेट जो है वो वोट करेगा हर एक सीट पे, अगर Around, एवरेज ले, average, अराउंड बिल्कुल, एवरेज, बिल्कुल। कहीं कम कहीं ज्यादा टोटल वोट इतना होगा, लाख हो सकता तो है। 60-65% का वोट परसेंटेज हाँ, अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में क्या लाती है। क्या कांग्रेस उस 45 सीटों को अपीस करने के लिए एनसी की लाइन टो करती है? देखिए, यही एक This is a very serious matter. आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये important बात इसीलिए है वो रुके system हुए हैं, ये वो इसीलिए रुके हुए हैं इस टाइम पे कि कैसी डील उनकी, जैसे राहुल गांधी जी देखिए, मैं ये समझता हूँ, पहुंचे हुए मैं हैं। ये आई मे साउंड आइडियलिस्टिक कि मैं बड़ी आदर्शवाद की बात कर रहा हूँ, और इलेक्शन तो मुझे लगता है कि जब हमने अपने राजा चुनना है या अपनी सरकार चुननी है तो आइडियलिस्टिक ही होती है, राजा हैज़ टू बी आइडियलिस्टिक। तो मैं ये समझता हूँ कि एनसी, कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी, डैप, इंजीनियरशीप, ये सब लोगों को ये अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए कि 2.25 करोड़ लोगों का हमारी तरफ फेथ होगा। हम लोग इनको अगले 5 साल एक स्टेबल सरकार दे पाएँ जिसमें डेवलपमेंट, हॉस्पिटल, एजुकेशन, रोड्स, कनेक्टिविटी, गुड गवर्नेंस और हर आदमी को रिप्रेजेंट करने वाली सरकार, ताकि कोई बड़ा अफसर एरोगेंस नहीं दिखा पाए, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं कर पाए। एक मजबूत सरकार जब बैठी होगी तो बेशक उसकी पावरें लिमिटेड होंगी, जो ये बोला जा रहा है कि एलजी सरकार की पावर ज़्यादा होगी, लेकिन एक मजबूत सरकार जब बैठी होती है और उसका करैक्टर बेदाग होता है तो फिर एलजी साहब को उसको सुनना पड़ेगा अपने लोगों की बात। लेकिन अगर इसमें कोई मुखौटा पहन के आ जाएगा कि मैं वोटर हूँ और मैं एंटी नेशनल हूँ, तो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, वो तो नहीं होता। देखिए, एक चीज देखने वाली है यहाँ पे। अभी तक कांग्रेस का स्टैंड जो है वो थोड़ा सा दुलमिला रहा है 370 के 370 ऊपर, को लेके क्लियर स्टैंड नहीं है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये तो बोला है कि ये गलत किया है या इलीगल किया है। नरेंद्र मोदी इलीगल द्वारा- नहीं नहीं, कह सकते उन्होंने हो। ये बोला है कि तरीका गलत था। तरीका गलत कांग्रेस था। का स्टैंड ये है कि बिल्कुल, तरीका तरीका गलत गलत है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि इसको वापस लगा था, दीजिए। वापस लगा दीजिए। देखिए, आप फर्क समझिए। दिस इज व्हाट आई एम तो सेइंग अगर ना। उनको एनसी के साथ अलायंस करना है तो एक कॉमन मिनिमम देखो, मुझे प्रोग्राम तो एनसी को होगा। भी अप्रिशिएट करना है एक बात के लिए। एनसी ने अपना माइंड क्लियर कर दिया कि हम ऑटोनॉमी के लिए भी जाएंगे, हम ग्रेटर ऑटोनॉमी के भी जाएंगे, हम 370 लाने के लिए भी कोशिश करेंगे या लुक लाइक कुछ लाएंगे। अपनी पार्टी ने भी क्लियर कर दिया कि हम इसमें बड़े क्लियर हैं कि हम अपने लोगों को गलत कुछ नहीं और- राइट नहीं कहेंगे। करेंगे। ये दोनों पॉजिटिव चीजें हैं। कश्मीरवादी में अब और बुरा वोटर नहीं क्लियर होना है, जैसे अब जैसे वोटर ने खा, लेकिन हम कहीं पे जाते हैं, हम कहते हैं जी हमें पता है कि इसमें चीनी है, इसमें नमक है, क्लियर हो गया ना। एम्बिग्यूटी तो नहीं ना कि हम नमक को खाने जाएंगे उधर से मीठा आएगा। मुझे इसमें दो चीजें दिख रही हैं। कांग्रेस को भी अगर मैं- मैनिफेस्टो क्लियर देना चाहिए। अगर मैं दोनों मैनिफेस्टो को देखूं, जो मेरे को दोनों मिले अभी तक, उसमें देखिए, एक एनसी का मैनिफेस्टो कुछ हद तक कश्मीर में कन्फ्लिक्ट को चालू रखने की बात कर रहा है, और अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो ये बोल रहा है कि बहुत ब्लड बह चुका है, अब हमें नॉर्मल स्ट्रीम के साथ चल के एक तरक्की की राह पे चलना चाहिए, सेफ एक होके। solution अपने देना चाहिए अपने लोगों को। अपने सेफगार्ड्स करके, जॉब्स और जो हमारे रिसोर्सेज है उनकी सेफगार्ड करके Land और हमें jobs। आगे बढ़ना है जिंदगी में। तो ये दो चीजें हैं, ये वोटर को चूज करना है। अब सवाल ये है कि वोटर बीजेपी की तरफ क्या देख रहा है, क्योंकि बीजेपी 12.5 लाख वोट लेके बैठी है, बिल्कुल और लेकिन समझने वाली बात है ये सिर्फ जम्मू डिवीजन का वोट है। बिल्कुल कश्मीर डिवीजन में वो किसके साथ जाएगी, कैसे अपने वोट वहाँ पे बनाएगी, ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी है,
ठीक है, रिलीजियस पार्टी नहीं है। रिलीजियस पार्टी उसके लिए जोड़ा गया उसके अपोनेंट्स की वजह से। कांग्रेस रिलीजियसली न्यूट्रल पार्टी है, बीजेपी भी रिलीजियसली न्यूट्रल पार्टी है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ले और वो रिलीजियसली पार्टी बिहेव करे, ऐसा नहीं होता है। ये पॉलिटिकल, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई बंदा इसमें से एक पॉइंट निकाल के बोलना शुरू कर देगा कि ऐसे है वैसे है। ट्रुथ ही है सत्संग का कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं चर्चा कर रहा हूँ, आपसे बात करता हूँ, हम रोज़ ऐसे चर्चा करते थे। हमने एक दिन डिसाइड किया हम लोग अब इन चर्चाओं को क्या करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम इन चर्चाओं को रिकॉर्ड करेंगे ताकि जो नॉलेज हमारी बढ़ती है वो हम आम लोगों तक पहुंचाएं। लोगों की मर्जी है उसको समझें, लोगों की मर्जी है। आप अपनी बात करके रिकॉर्ड करके डालें। आप इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन के मुद्दों पे रील डालो। मैं कह रहा हूँ आप वोटर्स इकट्ठे हो जाओ कि कौन से पॉइंट आपको पसंद है, क्योंकि जो मेरी समझ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मैनिफेस्टोज़ को। लेकिन अगर मैनिफेस्टोज़ को बताया गया, हमने सर्वे किया है, लोग सेपरेटिज्म चाहते हैं, लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो ये हो सकता है एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, क्योंकि लोग आम हैं और आम लोग जो होते हैं उनको ख़ास बनाती है इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन। जब उनको पूरी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है, बड़े ख़ास हो जाते हैं कि वो ख़ास लोग फिर अपना नेता चुनते हैं और नेता फिर उनके लिए रूल बनाता है। तो आम लोगों को नॉलेज देना क्लैरिटी के साथ कि भाई साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, कास्ट क्रीड कलर से ऊपर उठ जाइए, जात पात से ऊपर उठ जाइए, क्योंकि भारत एक बड़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक के लिए जगह है। हम इन सारे कॉन्फ्लिक्टों से ऊपर उठ के मैनिफेस्टो को समझें, मुद्दों को समझे। हम सारे मैनिफेस्टो पूरा नहीं कर पाए 5 साल में, 4 ही कर पाए चीज़ें। हॉस्पिटल दे पाएँ, रोड्स दे पाएँ, एजुकेशन अच्छी दे पाएँ, एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ क्रिएट कर पाएँ, टूरिज़्म को। आज भी हमने देखा टूरिस्ट के साथ हादसा हुआ था भाई, एक हुआ, एक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। एक भी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। पावर प्रॉब्लम है, आपने यूथ एम्पावरमेंट। गॉट माई पॉइंट। 8-8 घंटे का कट अभी भी चल रहा है, ठीक है। हम तो मैनिफेस्टो में आज बोल रहे हैं कर देंगे, करेंगे कैसे? कैसे हम सेंटर की सपोर्ट लेंगे, कैसे हमें बाहरी चीज़ों को ध्यान देना है? तो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, अपनी पार्टी है या डैप है, ये जितने भी लोग समझते हैं कि हमें आना है, एक तो ये बोलना बंद कर दे पावर में आना है। उनको ये समझना है हम लोगों के पास शायद एक्सपीरियंस है, हम आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए हम रातों को जागेंगे। आप घर पे सो रहे होंगे वोट डाल के, बट हम मेहनत कर रहे होंगे, ऑफिसों में बैठे होंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना। ये सेक्रीफाइस है बेसिकली। आम आदमी घर में सोया होता है और एक एमएलए जो है रात को 9 बजे भी उसको फ़ोन आ रहा है, एमपी को फ़ोन आ रहा है, क्योंकि उसके पास वोटर ने जाना है। और यही खूबसूरती है, वो ये नहीं बोल सकता है कि मैं बिज़ी हूँ या मैं नहीं अवेलेबल हूँ, अफसर ने अपना काम करना है। तो ये जो दोनों मैनिफेस्टो हमने देखे, इन दोनों में से जो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है काफ़ी हद तक वो जिसको रियलिस्टिक है, मतलब वो डेवलपमेंटल है और वो नए कश्मीर की तरफ इशारा कर रहा है और एक तरीके से हॉलिस्टिक है। मुझे लगता है ये जो बेसिक कश्मीर की नेचर है उसको ला रहा है सामने। सर आपने सेंटिमेंट्स की बात की थी, मैं 2020 के बाद कई बार कश्मीर गया। हम सोशल मीडिया को भी फॉलो करते हैं, न्यूज़ में हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं, सब कुछ एनालाइज करते हैं। जो सेंटिमेंट 2019 5 अगस्त से पहले था ना, और जो अब ऑनवर्ड्स अभी भी देख रहा हूँ मैं, आम लोगों में 370 को लेके, सेपरेटिज्म को लेके 90% वो चीज़ हमारे सारे फ्रेंड्स हैं कश्मीर में, ग्राउंड में कम हो चुकी है। कश्मीर में सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, वी आर वेरी हैप्पी एंड दे आर आल्सो वेरी। लेकिन एक चीज़ है ना जो बात करनी ज़रूरी है सत्संग में, वो ये है, सत्संग मतलब सच का संग। ये सारी चीज़ें पूरे इंडिया में क्रेडिट लिया गया बाय बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी के पॉलिटिशियनों ने कहा, लीडर्स ने कहा कि हमने देखो देश का एक हमारा हिस्सा था जहां लोग दुखी थे, परेशान थे, 5 लाख लोगों की एथनिक क्लिनजिंग करके भेजा गया था, हमने वहां पे अब होमोजीनियस बना दिया है, पीस लाया है। लेकिन किसके थ्रू लाया है? इन 12 लाख वोटरों के थ्रू लाया है। बिल्कुल इन 12 लाख वोटरों को एड्रेस नहीं कर रही है बीजेपी ओपनली। दिस इज द प्रॉब्लम कि जिस खूंटे के साथ रस्सी बंधी है, ये 12 लाख वोटर जो टेररिज्म के बीच में भी वोट निकालने को निकले, और जितने लोग मरे हैं, एनसी के लोग भी मरे, कांग्रेस के लोग भी मरे, बीजेपी के भी रिसेंटली लोग जो हैं बुलेट का शिकार हुए हैं। लेकिन वो चीज़ें जम्मू में इनको देखनी चाहिए कि हमारे जो वोटर्स हैं, जो 12-12.5 लाख वोटर निकले और उन्होंने हमें ट्रस्ट किया, और हमने उनको क्या देना है। तो बीजेपी भी जब कोई अलायंस करे ये सोच के करे कि किस सेंटीमेंट को वो अलायंस दे रही है, किसको सपोर्ट कर रही है। मेरा तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। और जम्मू के जो लोगों में एक रिजेंटमेंट है ना कि यार इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, वो सब भूल जाएंगे। क्योंकि अगर किसी भी पार्टी ने एंटी नेशनल बात की
तो जो नेशनलिस्ट लोग हैं जम्मू कश्मीर के सारे वो एक साइड हो जाएंगे, और इसका पूरा फायदा वो पार्टी ले सकती है जो अपने आप को प्रूव करती है हर बार कि कम वट में वी डोंट कंप्रोमाइज ऑन नेशनल इंटरेस्ट। हम नेशनल करेक्टर कंप्रोमाइज नहीं करते, हम झूठे वादे नहीं करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बात बताऊंगा, बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जो वोटर्स उनकी तरफ देख रहा है, ये उनकी तरफ क्या देख रहे हैं, और वो नुकसान हुआ है ग्राउंड पे। ग्राउंड पे क्या नुकसान हुआ है, आपने बहुत चीज़ें सेंट्रलाइज कर दी। आपके एडवाइज़र कौन थे, बड़े सियाने होंगे, हम तो किसी का एडवाइज़र नहीं, हम तो जनता है। हमें ग्राउंड पे ये दिखा कि जिस तरीके से एलजी सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर भी लिया, लेकिन जो अचीवमेंट्स एलजी सरकार ने की, आईआईएम, आईआईटी, एम्स का फास्ट होना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ऑपरेशनल हो जाना, इन्वेस्टमेंट्स लाना, प्रोग्राम करना, दुबई से डेलीगेशन आना, यहाँ पे गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट लाना, यंग लोगों को डीसी बनाना ताकि लिहाजा काम चले यहाँ पे, वो सारी चीज़ें धूमिल हो गई। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कनेक्ट विद द पब्लिक। इन सब के बीच में लोगों तक ये बात पहुंचाने में बीजेपी बड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। और लोगों के पास क्या जा रहा है, कभी वो बोलते हैं कि बीजेपी फलानी पार्टी के साथ अलायंस करेगी, कभी कह रहे हैं जी उसके साथ करेगी। जब जिसके पास 12.5 लाख अपना वोटर है, उसको मतलब लार्जेस्ट वोट शेयर लेके जो बैठी है 5 महीने पहले, उसको बहुत अग्रेसिवली कश्मीर की 45 सीट्स पे अपने नुमाइंदे उतारने से बचना नहीं चाहिए था। मैं यही चाहे वो 4 वोट लेते, 10 वोट लेते, शुरुआत होती। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे और अगर वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो ओपन करना चाहिए सपोर्ट। सर मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि कश्मीरी मुसलमान, अगर अब हमेशा बीजेपी में एक सेंटीमेंट रहता है कि मुसलमान वोट नहीं करेगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कश्मीर का मुसलमान भारत के बाकी मुसलमान से काफ़ी अलग है। अगर आप सेंटीमेंट भी देखें, हम भारत की बात भी करें, देखें, मैं इस बात को फिर बोलूँगा, इन डेमोक्रेसी रिलीजन हैज़ गॉट नो प्लेस। बट ये वो लोग लाते हैं जिनके पास शायद लोगों को रिप्रेजेंट करने की क्वालिफिकेशन नहीं होती, सब्जेक्टिव कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं क्वालिफिकेशन मैं बोलूँगा ना, 10th होती, मतलब आप किसी के रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब मोदी जी हैं, गुजरात में उन्होंने लीडरशिप दी, उन्होंने थोड़ी कहा कि मैं एक सेंटीमेंट को लेके आ रहा हूँ। लेकिन पुरानी सरकारों ने जो ये कहा था, एक बोर्ड बना दिया गया, फिर उसको जस्ट बिकॉज कि मैंने ऐसी शर्ट पहनी है तो मेरे को वोट डालो, जस्ट बिकॉज मैंने ऐसी मूछ रखी है तो मुझे वोट डालो, ऐसे ये चीज़ें वर्ल्ड के लिए भी ठीक नहीं है। और जो अमेरिका की हम हालत देख रहे हैं, परसों तक आ रहा था बात की प्रोजेक्ट 2025 है कि क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म आएगा उधर, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म आएगा, कोई कुछ कह रहा है। आप ये सोचते हैं कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर ये, मुझे लगता है जो डेमोक्रेसी की मिसाल लेके अमेरिका चल रहा था, वो मिसाल जो है जैसे ओलंपिक्स में देते हैं ना, अब किसको दी, मुझे लगता है वो मोदी सरकार और इंडिया की गवर्नमेंट के पास आ गई है। आप डेमोक्रेसी को आगे लेके चलो, आप हर कम्युनिटी, हर जात पात के लोगों को साथ लेके चलो, आप एक ऐसी सरकार दो जिसमें हर रिलीजन इंडिपेंडेंटली काम भी करे और एक दूसरे को कोलैबोरेट करके चले, ना कि एक दूसरे के साथ कटिंग करे। तो उसकी मिसाल जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में हो सकती है। और बीजेपी को फोरफ्रंट पे जाना चाहिए, कश्मीर में भी अपने कैंडिडेट। देखिए, मैं बीजेपी बोलना बंद, हम बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को जनता की पार्टी है, जो भारत की जनता की पार्टी है, जिस जनता में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे आते हैं, अमीर गरीब सब आते हैं। कांग्रेस भी ऐसी पार्टी है जिसमें सारे आते हैं, एनसीपी ऐसी पार्टी है, सारे आते हैं। लेकिन जब आप हिडन एजेंडा चलाते हो और वो दिखता है, तो जनता बहुत सियानी है, लोग बहुत सियाने हैं। और ये आप देखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन जो ये हिस्टोरिकल होगा, इसमें एज कहीं पे एलजी सरकार को मिलेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं ग्राउंड पे कि एलजी साहब ने जब फंक्शन किया उसमें उन्होंने बोला कि जिस दिन मैंने एलजी की ओथ ली थी, मैंने उसी दिन रिजाइन कर दिया था बीजेपी से। आप मुझे बीजेपी के रिलेटेड सवाल नहीं पूछो, आप मुझे मेरी गवर्नमेंट के रिलेटेड सवाल पूछो। मेरा मकसद है कि ज़्यादा लोग टर्न आउट हों, मेरा मकसद है लोग पीस लेवल प्ले फील्ड सबको मिले। मेरा कोई मकसद नहीं है वोट किसको मिले किसको नहीं मिले। अब सारा जो डिसीजन लेना है वो बीजेपी की जो लोग आए हैं, राम माधव आए हैं, रेड्डी साहब आए हैं, या जो लोग वहाँ पे हैं, मैं एक रिक्वेस्ट बीजेपी को ज़रूर करूँगा, एनसीपीडीपी को भी करूँगा कि जो लोग आपके ग्राउंड पे थे, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो रिसोर्सलेस हैं, उनके सिर पे हाथ रखो जो लोगों में है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टियों में वो लोग सामने आ जाते हैं जिनके पास शायद कोई रिसोर्सेज होते हैं, लोग नहीं होते, फिर उनका खमियाजा भुगतना पड़ता है एजेंडा को, क्योंकि वो जीत नहीं पाते हैं।
अगर इंजीनियर रशीद किसी वोटर को रिप्रेजेंट करता है तो उनको ठीक भी इंजीनियर रशीद ही बता सकता है कि मैं ओथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की ली है जी बिल्कुल। और मैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एमपी मेंबर हूं और ये कितनी अच्छी कंट्री है। एक तरफ मुझे उन्होंने डिटेंशन में रखा है, दूसरी तरफ मुझे वो इलेक्शन भी लड़ने दे रहे हैं, तो क्या वो एमपी फंड उसको रिलीज नहीं करने देंगे? डेवलपमेंट रोकेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो दिस इज द ब्यूटी जो हमें सत्संग करके, घरों में बात करके, मोहल्लों में बात करके पहुँचानी चाहिए। और इस किस्म की डिस्कशनों से हम लोग अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए पॉजिटिव काम कर सकते हैं। जनता घर से बाहर निकले, मैनिफेस्टो को हिंदी उर्दू में बात करे, जहां उनको कन्फ्यूजन हो उसके बारे में सवाल करें। ओपन हाउस में सीधे जाएं, आप ट्विटर अकाउंट में बोलें, पूछें भाई एमसी साहब आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी जी आपका क्या स्टैंड है। अपना वोट डालने से पहले क्वेरीज करें। जी एक डेटा में एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक चीज़ रह गया कि वोट शेयर की बात करूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 24 से ज़्यादा प्रतिशत का वोट शेयर था हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस 22% और इंडियन नेशनल कांग्रेस 19% के करीब। लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट चीज भूल गए कि नोटा। इसके नहीं जी, नोटा नहीं, नोटा में 2.25 लाख लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिपेंडेंट 14% वोट थे। 7 लाख के आसपास का इंडिपेंडेंट्स को वोट पड़ा, जिनमें से कि 4,70,000 इंजीनियर रशीद को पड़ा है वोट। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, हम तो वही चर्चा कर रहे हैं कि जो भी डेमोक्रेसी में आ रहा है उसको राइट बनता है अपनी बात करना, लेकिन हमें ये समझना है कि मेजॉरिटी नहीं बनेंगे। काफी क्वार्टर्स पे इसको सिरे से नकारा जा रहा है कि नहीं असेंबली में वो नहीं करेंगे। लेकिन देखिए अभी 7 से 8 सीटों पे आज की उनका लेटेस्ट असर खबर दिख ये रहा है कि उनके जो भाई साहब है उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है और वो इलेक्शन की तैयारी में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी सरकार की। बेल मूव हुई है। ये सेंटर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो दाग लगे थे सेंटर की सरकारों पे कि आपने जमात को जब जीतने का मौका मिला आपने रिग कर दिया, हिस्ट्री में पड़े हुए दाग धोने हैं ना सेंटर ने। चाहे वो किसी की सरकार थी, किसकी नहीं थी, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कश्मीर के लोगों को बताया गया। मैं हैरान हूँ यार, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, कनेक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज आल्सो प्लेइंग रोल इन कश्मीर। जी बिल्कुल। एक मिनट मैं पूरी बात करता हूँ। मैं ये कह रहा था जब हम जाते थे सुबह बैठते थे गाड़ी में 5-6 बजे, छोटे थे 87-88 में, शाम को पहुंचते थे श्रीनगर 12 घंटे बस में, और ऐसे लगता था लंच ब्रेकफास्ट उधर ही होना है। आज 6 घंटे में अच्छा फिर मैं गया था कश्मीर में, लाल चौक में मैं वहाँ ठहरा था, विवांता होटल में गया था ऊपर। तो रुका वहाँ पे जाके, तो मैंने उधर के मैनेजर को पूछा, मैंने कहा यार आप जम्मू क्यों? कहते सर जरूरत नहीं पड़ी, हम गुलमर्ग के किसी आगे गांव में रहते हैं, मैंने जम्मू देखा नहीं। मैंने वहाँ से देखा कि अगर एक वैली में कन्फाइंड है कुछ लोग, मेजर पॉपुलेशन, उन्होंने जम्मू नहीं देखा, दिल्ली नहीं देखा, बॉम्बे नहीं देखा, उनको तो बताया जाएगा बाहर जाओ। जैसे किसी ज़माने में अंग्रेज हमारे कुछ लोग कहते थे जो समुद्र पार जाएगा वो सनातनी नहीं रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा, लोग समुद्र पार ही नहीं करते थे और उनको लगता था कि दुनिया अलग है। वैसे ही एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से एक डरा के रखा था, अब वो डर खत्म हो गया, तभी वोटर निकल रहा है बाहर। इसी तरह जो हम ये सत्संग कर रहे हैं, कश्मीर में भी लोग बातें करें, डिस्कशन करें, ओपन और डिस्कशन करें कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हम इसी सिविलाइजेशन के, हम इसी सिविलाइजेशन से आगे गए। हमारे बुजुर्ग जो थे वो सनातनी थे, हमारे बुजुर्गों ने लिबरल हुए, हमारे बुजुर्गों ने सूफीज्म को अडॉप्ट किया। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी। रिलीजन इज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स, लेकिन हमने जानबूझ के रिलीजन को पॉलिटिक्स बनाया गया ताकि इजी वोट मिल जाए, बिल्कुल इजी वोट मिल जाए हम किसी को। लेकिन अब वो कितनी देर चलाओगे आप? अब कितनी देर चमत्कार दिलाओगे कि दुश्मन हमला करेगा हम सोमनाथ के टेंपल में चले जाएंगे? कितनी देर? कितनी देर? कोई चमत्कार होगा? वी हैव टू फाइट थिंग्स विद दी। 370 की बात करेंगे। 370 का ये हवा बनाया गया था कश्मीर की जनता को कि अगर 370 हटेगा आपके घरों पे कब्जा हो जाएगा। आज देखिए 5 साल, एक मिनट, 370 हटा, मैं मजाक की बात करूं, 370 हटा, हाँ जी, घरों पे कब्जा नहीं हुआ, घर घर में होटल बन गया। बिल्कुल, लोगों ने अपना ड्राइंग रूम खाली करके 5,000 रुपए दे दिया। कमाने लगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इकोनॉमी एकदम बूस्ट कर गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है कश्मीर में। अगर भारत सरकार सिंसियर नहीं होती कश्मीर के साथ या कश्मीरियों के साथ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जम्मू में बनाती, उधमपुर में बनाती, कश्मीर में क्यों बनाया? क्योंकि वो चाहते हैं कनेक्टिविटी। अब जैसे रोड बन रही है, ट्रेन बन रही है, अब वो जो कश्मीरी वोटर है ना, इन पार्टियों को समझना चाहिए ये वो वोटर नहीं है 1984 वाला, आपने बाहर नहीं निकलने और भारत सरकार की अचीवमेंट है। अब जैसे इंजीनियर रशीद ने जो वोट लिया और वो अगर कंटेस्ट कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट लीडर थे, सेपरेटिज्म को बिलोंग करते थे, अगर वो कंटेस्ट कर रहे हैं और वो जीत रहे हैं तो दिस क्रेडिट गोज टू भारत सरकार। भारत की फेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बूस्ट करना चाहिए कि आप उनको भी वोट डालने का राइट, मतलब इलेक्शन लड़ने दे रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं पे प्रो पाकिस्तान बात कर देते हैं, प्रो एक्सट्रीमिज्म बात कर देते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं तो करेंगे जब तक कि वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कर रहे।
जब तक वो लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, जब तक वो सड़कों में आकर कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसका नुकसान लोगों को हो, आप करें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। जो चीज़ अमेरिका ने छोड़ दी रिसेंटली, हम जो देख रहे हैं अमेरिका की जो खबरें आ रही हैं इस इलेक्शन में कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में एडवोकेट बन रहे थे अमेरिकन, वो खुद कह रहे हैं कि हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएंगे, हम जो 1.5 करोड़ लोग बाहर से हैं उनको बाहर निकाल देंगे। ये तो उल्टी बात हो गई। और जम्मू कश्मीर के थ्रू हमारे पास एग्जांपल आ रही है प्रेजेंट सरकार की, जिसको बोला जा रहा था कि ये पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करती है, हिंदू पार्टी। ऐसा नहीं था, ऐसा कहीं नहीं हुआ। किसी सब्सिडी में सिलेक्टिव सब्सिडी नहीं आई है। किसी डेवलपमेंट में ये नहीं बोला गया कि गुजराती टूरिज्म जाएगा, वो देखेगा कि कश्मीरी हिंदू का घर कौन है, वहाँ जाके वो होटल में रहेगा। वो पूरी इकोनॉमी में जा रहे हैं। और यहाँ से भी जब कोई कश्मीरी हमारा जाता है गोवा में या जाता है जयपुर में, उसको नहीं बोला जाता तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जब कोई थर्ड पार्टी, जब कोई एंटी नेशनल एलिमेंट एक पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चे को मोटिवेट करता है, ब्रेन वॉश करता है, तो उसको भी देखना सेंटर और एजेंसीज का काम है, लीडरों का काम है। तो जो एमएलए इलेक्ट होके आए वो बताएं अपने जवान युवाओं को कि क्या सही और क्या गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो इलेक्शन होगी, इस इलेक्शन में ये जो फिगरें हमारे सामने आई हैं, एनसी, कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी, अपनी पार्टी, ये जितने भी इंजीनियर शी साहब की पार्टी है, ये सब अपने वोटरों को ट्रुथ पे लाएं। और जो फैनेटिज्म है, जो ये कमरों में बैठ के जो होती है ना डिस्कशन है, जैसे हम कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है। अगर हम इलेक्शन में होते तो हम सड़क पे होते। तो जो लोग इनके वर्कर्स, जो इनके लीडर्स सड़क पे अपने लोगों के साथ खड़े हैं, उनको आप एमएलए की टिकट दें। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके अंदर से पता लग जाएगा। और बीजेपी के लिए जो अपॉर्चुनिटी है इतनी बड़ी कि बीजेपी 12.5 लाख वोट एक डिवीज़न का लेके बैठी हुई है, उसको वो कैसे बढ़ाए, कैसे अपने आप को कन्वर्ट करे। तो हम देख रहे थे कि लगभग 37 सीटें हैं जिसके ऊपर बीजेपी को एज है 37 सीट। लेकिन बीजेपी पिछली बार भी 25 तक रुक गई थी। इस बार अगर वो 37 सीट्स के ऊपर सीरियसली अपने आप को प्लान कर से उतारा जाए तो उनको एज है। और अगर कश्मीर में भी बीजेपी ने जितनी डेवलपमेंट सेंटर की सरकार ने की, एलजी सरकार ने की, अगर वो उसको समझ पाए और अगर ग्राउंड पे जाके वो काम करें और अच्छे तरीके से कोलैबोरेट करें, तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ गुड मैच। हम इसको बोलेंगे कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ गुड वर्ल्ड कप टाइप का मैच। कि एनसीपी अपने मेरिट्स की बात करें, उमर अब्दुल्ला साहब के पास एक्सपीरियंस है, चीफ मिनिस्टर आए हैं, यंग है। फ़रूक अब्दुल्ला साहब के पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, उमर साहब उनको सपोर्ट कर सकते हैं। पीडीपी के पास अपने लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एक सुलझे हुए हम जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। तो ये अपनी पार्टी, अल्ताफ़ बुखारी, थोड़ा स्पैन मिला उनको मंत्रालय का, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को प्रूव किया, अच्छा मंत्रालय चलाया उन्होंने। तो ये सारे जो लोग हैं, तारिक आमी साहब हम कैसे भूल सकते हैं, ही विल बी डोमिनेटिंग 1 or 2 सीट्स। साउथ कश्मीर, कुलगाम, तारिक आमी इज़ देयर। तो ये सारे लोग जो मिल रहे हैं, इवन सजाद लोन साहब की पार्टी भी मेहनत करेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर में बहुत सी पार्टियाँ हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट भी करेंगी, अलायंस भी बनाएंगी और एक दूसरे के साथ वो काटेंगी भी। लेकिन जम्मू का डिवीजन लगभग डिफाइंड है। तो इस डिफाइंड को कितना बढ़ा सकते हैं बीजेपी वाले, और यहाँ जम्मू सेंट्रिक जो पार्टीज़ हैं, पैंथर है या जो भी और पार्टीज़ हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो होंगे वो क्या करेंगे, वो देखना है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें हमारे वोटर्स सोच समझ के कि हंग असेंबली ना दे दें। और अगर कहीं हंग असेंबली की सिचुएशन बनी तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए पॉजिटिव बात नहीं होगी। लेकिन हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है तो जैसी अच्छी गवर्नेंस, जैसी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हमें पिछले कुछ सालों में मिली, उसको मन में रख के आगे बढ़ा जाए। और आज के सत्संग में मैं ज़्यादा बोलता हूँ, इन जनरल मैं एडमिट करूँगा, आप सुनते रहते हैं क्योंकि आपने पहले मेरे साथ बड़ी मेहनत कर दी होती है। तो जो फिगरें हमने लाई, हम कंसेंसस इसी में बन रहा है कि वोटर्स को हम कैसे अवेयर करें कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस डिस्कस करें। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई टीचर होगा, कोई हेडमास्टर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई लेबरर होगा, कोई इंडस्ट्री चलाने वाला होगा, आप सभाएं करें। बिल्कुल, आप पॉलिटिकली बात सुने, आप भूल जाएं आपके दादाजी ने किसको वोट किया, आप भूल जाएं आपके मामा ने किसको वोट किया, आप भूल जाएं आपके बुजुर्गों ने किसको। आप देखें कि कौन सी पार्टी आज वो बात कर रही है जो 2030 2035 हम भारत की बात करें, 2047 का एम कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी होगी भारत की। जम्मू कश्मीर को लेके भी हम एक विजन लेके चलें और उसके बीच में देखें कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हम आज किसके क्या वोट करें कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे सेफ हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारी इंडस्ट्री है वो सेफ हो। हम भारत के साथ कदम से कदम मिला के आगे चलें कि जब भारत 2047 में 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बने तो उसमें जम्मू कश्मीर का भी एक बड़ा रोल हो, योगदान रहेगा। तभी विकसित भारत बनेगा ना। तो हम लोग फ्री बीज की बात करते रहें, हम लोग उधार लेने की बात करते रहें, हम लोगों को बोलते रहें कि हम कर लेंगे। आप बताएं हम करेंगे और कैसे करेंगे वो भी बताएं।
अगर आप 1 लाख जॉब क्रिएट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, पहले ये समझा जाए कि क्यों खाली पड़ी हैं। फंड्स की कमी है, तो फंड कहाँ से लाएंगे? क्या ऐसी इकोनॉमी के अंदर बूस्ट लाएंगे कि गवर्नमेंट को फंड आना शुरू हो जाएगा, टैक्सेस आना शुरू हो जाएंगे, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकें? तो ये जो ट्रुथफुल बात है ना, ये है फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स, ये है फ्यूचर ऑफ लीडरशिप, और ये है फ्यूचर ऑफ हमारे वोटर्स का, जिसको देखना चाहिए। तो आज के सत्संग को हम यहाँ विराम देते हैं और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो बड़ी फास्ट आ रहा है। जितनी ज़्यादा नॉलेज हम दे सकें वो दें। अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ध्यान रखें, अपने अपने लीडर्स का ध्यान रखें। इमोशनली होना ज़रूरी है, बट इंटेलिजेंटली इमोशनल हो, कि आपका जो लीडर है, जैसे अभी एक चल रहा है, उसको सीट मिलेगी, उसको मिलेगी, दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड। सीट उसको मिले, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, जो पार्टी लीडर का बेशक लॉयल होना हो, वोटर को लॉयल हो। वोटरों को लॉयल हो। क्योंकि डेमोक्रेसी में ग्रुपिज्म जो है ना, ये बहुत अच्छा नहीं माना गया। डेमोक्रेसी में राइट होना चाहिए आपके पास कि आप पार्टी के लीडर को खड़े होकर बोल सको। बख्शी साहब की एक बात मुझे कोई बुजुर्ग सुना रहा था कि यूथ लीडर था मैं, बख्शी साहब सिटिंग थे, उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थे, और यूथ लीडर सामने खड़ा होकर धरना दे रहा था। बख्शी साहब कहते खुद ही उतर के रोड से नीचे, कहते तू धरना दे रहा है, मैं भी तेरे साथ धरना देता हूँ, मेरी पार्टी का बंदा है। तो दिस इज़ द स्पिरिट कि जो लीडर्स हैं वो इतने डर नहीं जाएं कि हमारे खिलाफ कोई बात अगर कर रहा है अपनी इंटरनल मीटिंग में, कि हम उसको पैरिश ही कर दें। आप सुने तो उसी क्या कह रहा है, उसकी दर्द क्या है, वो लोगों में बैठा हुआ, उसको को पेन है। और जो एम्बिशियस लोग हैं बड़े ज़्यादा, वो जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी में बड़े अच्छे नहीं माने जाते। हमें चाहिए वो लोग, जो लोग सड़क पे हैं, जो लोग गली में हैं, जो अफसरों के पास जा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो दर्द समझते हैं, उनको मौका मिले। और अगर इस चीज़ को सोच के कोई पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी, कंटेस्ट भी अच्छा करेगी और जीतेगी भी अच्छा। और जब वो लोग सड़क जाएंगे असेंबली में, वो उस पेन के साथ लोगों के काम कराएंगे, ना कि वो लग्जरी का वेट कर रहे होंगे कि एमएलए बनेंगे तो लग्जरी मिलेगी, एमपी बनेंगे तो लग्जरी मिलेगी, मंत्री बनेंगे तो शायद हम पता नहीं क्या ही कर देंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन चैलेंजिंग है, चीज़ें डेमोक्रेटिकली चेंज हो चुकी हैं, राइट्स बदल चुके हैं, लोगों की एस्पिरेशनें अलग हैं और अवेयरनेस अलग है। और अब आप अगर आप आ रहे हैं तो आपने देखना है कि जब हम आए तो टूरिज्म अगले साल 2.5 करोड़ हो। बिल्कुल। जम्मू में और 4 इंडस्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियाँ लोकल्स को अपॉइंट करें, और जो हमारे लोकल यहाँ पे ट्रेड यूनियन की प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, पॉलिटिक्स कम हो, लीडरशिप ज़्यादा मर्ज हो और डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट हो। तो जनहित देश हित विश्व की हम बात करते हैं, सत्संग को विराम देते हैं और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करते हैं। जय माता दी। जय माता दी।